देखो, एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों वाले एक समूह ने भाग लिया। यानी कि एक परीक्षा है जिसमें 40 स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट हैं और एक परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो उनमें से जो 40 स्टूडेंट हैं उनमें से 100% पास हुए हैं, जो 50 स्टूडेंट हैं उनमें से 90% पास हुए हैं, जो 60 स्टूडेंट हैं उनमें से 80% पास हुए हैं। तो उसने कहा तीनों को अगर मिला दिया जाए तब उनका पास होने का प्रतिशत कितना होगा। जब तीनों को मिला दिया जाए तो पास होने का प्रतिशत जो है वो कितना होगा, ये कह रहा है। तो अगर हम 40 का 100% निकालें तो कितना बनेगा। यानी कि कोई चीज़ है जब 100% का मतलब पूरा पूरा होता है, तो 40 का अगर 100% निकालोगे ये पास वाले, तो तुम्हारे कितने बनेंगे, 40 ही तो बनेंगे। यानी कि ये तुम्हारे पूरे 40 के 40 पास हुए हैं। 50 वाली जो कक्षा है उसमें तुम्हारे 90% ऐसे पास हुए हैं, 90/100। तो 1 2 1 2 45 स्टूडेंट इसमें क्या हुए हैं, पास हुए हैं। जब 60 छात्रों वाली कक्षा की बात करोगे तो 60 का कितना पास हुआ है, 80%। तो 80/100, 1 2 1 2 8 छंग 48। इतने लोग इसमें स्टूडेंट पास हुए हैं। तो कुल मिलाकर पास कितने हुए हैं, देखो 40 और 40 40 120 और 8 5 13, 120 और 13 कितना हुआ, 133। ऐसे जोड़ लो, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 4 4 8 4 12 और 1 13। कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, कितने में से 50 40 50 90 90 और 60 150। या इधर से जोड़ लो, 40 और 50 60 150। 150 में 150 स्टूडेंट थे, उसमें से 133 पास हुए हैं। तो उसने ये पूछा कि कितने प्रतिशत पास हुए हैं। तो पास का प्रतिशत जब निकालोगे तो 133/150 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 पच्चे या 5 दूनी 10, 5 तियो 15। तो ये तुम्हारे पास कैलकुलेशन कितनी आएगी, 266/3। 8 24 बच्चा 2 26 हो गया। फिर तुम्हारे पास 8 24 बच्चा तुम्हारे पास 2/3 क्या है, पास हुए हैं। तो इस प्रकार से तुम्हारा आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जाके, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या है, देखो एक सूचना है। सूचना क्या है कि देखो, जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी अपना रेलवे एनटीपीसी का या एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भरा है, वो पहले क्या करें, अपना फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के साथ साथ तुम्हें एक काम और करना है कि एक तुम्हें विधिवत तरीके से तैयारी करनी है। कैसे करनी है, विधिवत तरीके से करनी है, फॉर्म भरने के साथ साथ ही। अब जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए खास बात है तो पुराने के लिए भी क्या क्या होता है। जैसे स्टूडेंट जो होते हैं वो तैयारी तो करने लगते हैं, लेकिन उनको ये नहीं शेड्यूल पता होता है कि हमें तैयारी किस टाइप से करनी है, किस हिसाब से करनी है। कि मुझे मैथ में मेरा क्या सिलेबस है, जीके में मेरा क्या सिलेबस है, या रीजनिंग में क्या सिलेबस है, या जीएस में क्या सिलेबस है। यानी कि उसे यही नहीं पता चल पाता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए और क्या मुझे छोड़ना चाहिए। जब तक तुम्हें ये चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक तुम तैयारी कैसे कर सकते हो, तैयारी हो ही नहीं सकती है। अब पढ़ने के लिए क्या है, तुम पढ़ते रहो, किताबें रखी हैं, पढ़ते रहो। अगर किताबों से ही सारे लोग एग्ज़ाम पास कर लें तो फिर पढ़ो किताबें। किताबों का पढ़ने, देखो तैयारी तो किताबों से बुकों से ही तुम्हें करनी है, लेकिन उसमें बुकों में भी तुम्हें करनी है कि ऐसे करनी है कि मुझे क्या इससे पढ़ना है और क्या मुझे इसमें स्किप करना है, यानी कि छोड़ना है।
जो मेरे काम की चीज़ होगी उसको हम पढ़ेंगे, जो मेरे काम की चीज़ नहीं होगी उसको हम छोड़ेंगे। अब खास तौर से जो स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और एनटीपीसी के लिए, अब देखो पहले एनटीपीसी की यानी कि रेलवे की बात करते हैं, क्योंकि रेलवे जितने एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उनका सबका सिलेबस लगभग सेम ही है, चाहे तुम्हारा एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे तुम्हारा एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, और चाहे तुम्हारा आरपीएफ हो। पेपर का सिलेबस सेम होता है, बस क्या है पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो सिलेबस में क्या है, जैसे एनटीपी हम लोग जब रेलवे की बात करेंगे, किसकी, जब रेलवे की बात करोगे, रेलवे की बात करोगे तो उसमें तुम्हारे पास 4 सेक्शन होते हैं, यानी 4 भाग होते हैं ऐसे। एक तुम्हारे पास होता है विज्ञान का, जिसे हम लोग जनरल साइंस कहते हैं। एक तुम्हारे भाग होता है रीजनिंग का, और तीसरा भाग जो तुम्हारे पास होता है वो मैथ का होता है। चौथा जो भाग होता है वो तुम्हारे पास जीके प्लस जीएस होता है। अब जीके और जीएस में तुम्हारे पास तुम्हें क्या पढ़ना है, जीके तुम्हारी होती है जनरल साइंस, मतलब जनरल जीके जो ओल्ड हम लोग पढ़ते हैं, जैसे इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, इकोनॉमिक्स है। और जीएस में तुम्हारे क्या आती है, जीएस जो होती है वो तुम्हारे पास क्या होती है, करंट वाला पोर्शन होता है। तो तुम्हें इसको भी पढ़ना है, मैथ को भी पढ़ना है, रीजनिंग को पढ़ना है और विज्ञान को पढ़ना है। विज्ञान में क्या है, तुम्हें तीनों साइंस पढ़ने हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी। और बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री जो तुम्हें पढ़नी है वो 10th लेवल की पढ़नी है। कौन सी, 10th लेवल की। तो तुम्हें जनरल साइंस यानी कि थ्योरी नहीं पढ़नी है, क्या पढ़नी है, मुझे जितने थ्योरी तो पढ़नी है, उसके जितने एग्जाम्पल हैं वो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ज़्यादातर तुम्हारे क्या वही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो दैनिक जीवन में हमारे प्रयोग होते हैं। तो तुम्हारी जो पढ़ाई करनी है वो कैसे करनी है, वो हम थोड़ा सा तुम्हें बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे तुम्हें पढ़ाई जब करनी है तो मैथ तुम्हें लगाना है कब, मैथ तुम्हें कब लगाना है, जब शाम को 7 बजे तुम पढ़ाई करते हो। कितने बजे, 7 बजे। तो 7 से 9 बजे, 7 से 9 बजे तक तुम्हें क्या पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, या गणित लिख लो यहाँ पे यार, गणित पढ़ना है। 7 से 9 कितना घंटा हुआ, 2। अब ऐसा तो नहीं तुम गणित पढ़ रहे हो, जैसे ही तुम उठे तुमने कोई दूसरी बुक उठा ली, या रीजनिंग किया, जीएस किया, साइंस की, नहीं। कम से कम 30 मिनट का रेस्ट लो, घूमो फिरो खाओ पियो कुछ भी करो, बस क्या है दिमाग को रेस्ट कराना है तुम्हें। उसके बाद मान लो 9:30, 9:30 के बाद तुम्हें क्या करना है, रीजनिंग लगानी है। क्या लगानी है, रीजनिंग लगानी है। कम से कम तुम्हें 1 घंटा इस पर काम करना है। कितना, कम से कम 1 घंटा तुम्हें रीजनिंग पढ़नी है यहाँ पे। ठीक, देखो हम शेड्यूल ऐसे लिख रहे हैं, जैसे तुम्हें अगर मैथ्स पढ़नी है 7 से 9 लगाओ खूब, और ज़्यादा लगा सकते हो तो और पढ़ो। इसके बाद 30 मिनट का तुम्हें क्या करना है, 30 से 40 या 45 मिनट तक का तुम्हें यहाँ पे अपना लंच रखना है। फिर तुम्हें पढ़ना क्या है, रीजनिंग पढ़नी है। यहाँ पे कम से कम तुम्हें 1 घंटा देना पड़ेगा हर रोज। तो देखो 9:30 से तुम्हारा 10:30 11 बज जाएगा, तो इतना काम तुम्हें यहाँ पे रोज करना है। अब जब मॉर्निंग में तुम उठोगे, तो तुम्हें सिर्फ याद करने वाला पोर्शन पढ़ना है। कौन सा, जितना याद करने वाला है, चाहे वो साइंस हो चाहे तुम्हारे पास जीके या जीएस हो। तो सुबह उठकर यहाँ पे क्या करो, याद करने वाली चीज़ें पढ़ो। चाहे तो तुम जीके उठा लो या क्या उठा लो, साइंस उठा लो।
और यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है अगर वो 5 बजे उठ रहा है तो 5 से 7, या ऐसे तो उठे हो तुरंत तो पढ़ोगे नहीं एकदम, तो 5 बजे जब उठोगे, मुंह धुलोगे, थोड़ा बहुत इधर उधर टहलोगे तो तुम्हारा 5:30 बज जाएगा। तो 5:30 से कम 7:30, 2 घंटा तुम्हें यहाँ पे जीके पढ़नी है, चाहे जीके पढ़ो चाहे साइंस पढ़ो। उसके बाद देखो 7:30 बज जाएगा, फिर तुम उठोगे, अगर जिसको कोचिंग जानी है कहीं कोचिंग जाएगा, अगर किसी का कुछ काम हुआ वो काम करेगा, नहाएगा, खाएगा, पिएगा, तुम्हारा तब तक कितना बज जाएगा देखो, लगभग में 9 तो बज ही जाएगा, 9 से 10 यहाँ पे इतना टाइम हो जाएगा। अब तुम्हारे हम 9 मार रहे हैं, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, दोपहर में फिर तुम्हें जीके पढ़नी है, जीके पढ़ो या साइंस पढ़ो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, 1 घंटे से 2 घंटे तक की पढ़ो। और कोशिश ऐसे करो कि जैसे ऐसे पढ़ना नहीं है, चीज़ें करो कि हम इनको कैसे समझें, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम तुम्हें बता रहे हैं, जैसे तुमने ब्लड पढ़ा, यहाँ पे क्या पढ़ा, ब्लड, रक्त। अब रक्त को जब तुम पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ देखो कि रक्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे, ब्लड में हमारे पास क्या होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। तो अब पहले मुझे क्या करना है, आरबीसी के बारे में पढ़ना है, फिर मुझे क्या पढ़ना है, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है। तो इस प्रकार से हमें कोई एक टॉपिक उठाओ, उसको पूरा कंप्लीट करो। तो जब इसका एक फिर ब्लड अगर तुम पढ़ोगे तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे तुम पढ़ने में लगा दोगे, कम से कम 2 से 2.5 घंटे। तो जब कम से कम 2 से 2.5 घंटे ब्लड में लगेंगे तब वो तुम्हारा एक ब्लड का पार्ट कंप्लीट होगा जाके। तो पढ़ने का तरीका ऐसे है, तुम्हें पढ़नी है किस हिसाब से कब क्या पढ़ना है। अब कोई भी स्टूडेंट, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर जो है वो याद करने वाला पार्ट तुम्हारा ऐसे इतने टाइम पे किया जाता है। उस टाइम क्या, जब सुबह उठते हैं हम लोग तो दिमाग एकदम फ्रेश होता है। अब कोई चीज़ फ्रेश है, मान लो एक डब्बा है, अगर वो खाली है और खाली डब्बे में तुम पानी भरोगे या कुछ और चीज़ डालोगे तो वो भरेगा ही, उसमें जाएगा अंदर। अब वो पहले ही से ऑलरेडी भरा रखा है, अब उसमें तुम कोई चीज़ डालोगे तो क्या वो अंदर जाएगी, नहीं जाएगी। ऐसे ही क्या होता है, जब हम लोग सुबह उठते हैं तो दिमाग में एकदम फ्रेश होता है, अब जो चीज़ पढ़ोगे तो वो तुम्हारे दिमाग के अंदर ही जाएगी। तो इसलिए क्या है, ऐसे स्टडी अपने एक तैयारी के साथ पढ़ो भाई, मज़ा आएगा, फिर तुम्हें भी आएगा और तुम्हारे परिवार वाले घर वालों को भी आएगा जब तुम्हारी नौकरी लगेगी। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो कह रहा है एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां हैं। तो परीक्षा में 1100 तुम्हारे पास क्या हैं, ऐसे बॉयज़ हैं, और 900 तुम्हारे पास परीक्षा में कौन है, ऐसे गर्ल्स हैं। तो उसने कहा लड़कों के 50%, 50% का मतलब क्या होता है, आधा। 50% का मतलब क्या होता है, आधा। तो यानी कि 1100 में से आधे लड़के पास हुए हैं और आधे फेल हुए हैं। तो 1100 का आधा कितना होगा, 550 होगा। ऐसे 550 क्या हुए, फेल हुए हैं, और इतने ही तुम्हारे क्या हुए हैं, पास हुए हैं। जिसको नहीं पता है तो हम ऐसे दे रहे हैं, 1100 का 50% अगर निकालना है तो यहाँ से परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे, 1 जीरो से 1 जीरो और 2 जीरो नीचे से, 2 जीरो कैंसिल, कितना बना, 11 25 55। इतने तो पास हो गए, तो इतने ही तुम्हारे क्या होंगे, फेल होंगे। ऐसे ही 900 तुम्हारे पास हैं स्टूडेंट, लड़कियां, तो 900 में से 40% पास हुई हैं, तो फेल कितनी हुई होंगी, 60%। तो ऐसे ही अगर 900 का हम 60% निकालें बट्टे 100, 1 2 1 2 कितना बना, ना छंगा 54, 540 तो तुम्हारे पास फेल हो गई हैं, और 40%, 540 कैसी हो गई, फेल। तो 500 यहाँ पे कितना लिखोगे, 40 फेल, इस प्रकार से। तो टोटल तुम्हारे पास ये कितने फेल हुए हैं नंबर, आप 1080 लोग फेल हुए हैं, कितने में से, 2000 में से, कितने में से, 2000 में से।
तो ये जो 1080 है वो 2000 का कितना परसेंट है, नहीं निकाल पाओगे आराम से। 2000 गुणे 100 बट्टे 1080 गुणे 2000, 1 2 3 1 2 3, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 चाकू 8, बचा 2, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे और 2 पंचे 10, कितना बना 54.5%। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 क्या है, कह रहा एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं, यानी कि 100 अंक वाले 3 सब्जेक्ट हैं। 100 अंक वाले 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, पहले सब्जेक्ट में 100 अंक, दूसरे सब्जेक्ट में 100 अंक, तीसरे सब्जेक्ट में भी 100 अंक, इस प्रकार से। तो कह रहा है पहले विषय में उसने 60% अंक प्राप्त करे, तो इसका उसने कितना प्राप्त किया है, ऐसे 60%। तो 100 का 60% निकालोगे कितना अंक बनेगा, 60 ही बनेगा। 60 अंक उसने प्राप्त कर लिए। यहाँ पे 100 का उसने कितना परसेंट प्राप्त किया है, 80%। तो 100 का जब 80% निकालोगे कितना बनेगा, 80 अंक यहाँ पे प्राप्त कर लिए। अब 100 का यहाँ पे उसने कितना परसेंट प्राप्त किया है, ये मुझे पता नहीं है, यही ज्ञात करना है। तो उसने कहा है कि अगर तीनों को जब टोटल किया गया है, कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए हैं, तो तीनों को जब उसने मिलाया तो उसे कितना परसेंट अंक प्राप्त हुआ है, 70% प्राप्त हुआ है, ये बात कह रहा है। तो देखो अगर तीनों को मिलाकर 70% हुआ है, तो इसका मतलब 70 70 70 तीनों में मिला के हुए हैं, तो हम इसका मतलब यही हुआ है कि तीनों विषय में उसने 70 70 70 प्राप्त किए हैं। तो अगर तीनों की जब बात करें तो तुम्हारे पास टोटल कितना होना चाहिए था अंक, देखो 3 गुणे 70 बराबर 210 अंक होने चाहिए थे, क्योंकि 100 अंक के अंक हैं, तो इसलिए जितने भी तुम्हारे पास अंक बनेंगे वो 70 के हिसाब 100 के हिसाब से बनेंगे। तो कितने 7 की 210, तो 210 अंक तुम्हारे पास होने चाहिए थे कुल मिलाकर। तो उसमें से उसने प्राप्त कर कितने लिए, 8 6 14, 140 अंक प्राप्त कर लिए हैं। तो 140 अंक प्राप्त 2 ही विषय में कर लिए, तीनों विषय के मिला के कितने हैं 210। तो अगर यही 140 इसमें से माइनस कर दें तो मुझे तीसरे विषय के अंक पता चल जाएंगे, कितना बनेगा 70। तो तीसरे विषय में कितना अंक प्राप्त करता, 70%। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 70% अगर वो प्राप्त करे तो तुम्हारा टोटल तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 70%। ठीक, देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अंक प्राप्त किए, तो हम इसको ऐसे लिख लें ए ने बी से 10% अधिक प्राप्त किए हैं, तो 1/10, 10% का मतलब 1/10। तो ए ने बी से 10% प्राप्त किए, तो अगर ए ने 10 किए होंगे, बी ने 10, तो ये कितना करेगा 11। ठीक, अगर आप बी ने सी से 20% अधिक प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पे 20% का मतलब 1/5। तो कह रहा बी ने सी से कितने अधिक प्राप्त किए, 20%। तो अगर सी ने 5 अंक प्राप्त किए हैं तो सी कितना कर रहा होगा, 6, इस प्रकार से। फिर कह रहा है किंतु सी डी से 32% कम प्राप्त करता है, तो 32% को जब चेंज करोगे ऐसे 32/100, तो 4 8 32 और 25, इस प्रकार से। तो सी ने डी से 32% कम प्राप्त किए, तो अगर डी तुम्हारा 25 पैसे प्राप्त कर रहा होगा, तो तुम्हारे पास सी कितना कर रहा होगा, 25 घटा दो, 17 8 25 होते हैं, तो ये तुम्हारे पास रेशियो बन के आ गया है। तो पूछा क्या गया है, तो बी को कुल कितने अंक मिलेंगे। तो मुझे संख्याएं बराबर करनी है पीछे से, तो अगर इसमें हम
17 का गुणा कर दें और इसमें हम 5 का, तो ये दोनों नंबर तुम्हारे पास बराबर हो जाएंगे। ऐसे लिख लो 25 पंचे 125, 125। ठीक, देखो तो यहाँ पे अगर हम ऐसे इनका गुणा कर लें आपस में, तो 17 अपना 85 और 17 अपना 85, ये तो बराबर होंगी दोनों संख्याएं। अब इनको बराबर तुम्हें करना है, तो इसमें अगर 102 का गुणा कर दें और नीचे वाली संख्या में हम 10 का गुणा कर दें, अब जो रेशियो बनेगा वो 10 और 102 का बीच का बनेगा। तो ऊपर वाली संख्या में हम इस 102 का गुणा कर दें, नीचे वाली संख्या में हम 10 का गुणा ऐसे कर लें। तो 102 का गुणा 11 के साथ करोगे ऐसे, तो 11 दूनी 22 और 11 एकन 11, ये हो गया। इस 10 का इसके साथ गुणा करोगे तो 200, 1020, इसके साथ करोगे तो 850, इसके साथ करोगे तो 1250। अब कह रहा है ए को सी से, तो यहाँ पे ए को सी से कितने अधिक अंक मिल रहे हैं चेक कर लो, घटाओ। तो यहाँ पे 2, 12 में से 5 गया 7, 11 में से यहाँ बचा तुम्हारे पास 10, 10 में से 8 गया 2, तो 272 यूनिट। यही जो 272 यूनिट है तुम्हारे पास, इसके बराबर होगा 272 जे वाले इनके बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना बना, एक हमें चाहिए किसकी वैल्यू, बी की। तो बी तुम्हारे पास है कितने यूनिट, 102 और 0 गुणे 1, तो कितना आंसर आएगा, 1 का गुणा करोगे तो 1020 आएगा। इस प्रकार से देखो, फिर पहले जैसा क्वेश्चन है लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे। तो ये वाला जब इस टाइप का तुम्हारे पास क्वेश्चन मिले तो बहुत आसानी से तुम कर सकते हो, बहुत कम समय में। देखो कैसे, बस रेशियो बना लो एक बार। तो रेशियो ऐसे बनाओगे, ए को बी से 10% कम अंक मिले हैं, तो 1/10% की वैल्यू 1/10, तो यहाँ पे ए लिखोगे और बी लिखोगे। तो कह रहा है ए को बी की अपेक्षा 10% कम, तो बी को अगर 10 मिले हैं तो ए को कितने मिले होंगे, 1 यूनिट कम हो जाएगा 10 में से, तो 9। फिर बी और मैंने सी की बात की है तुमसे, तो कह रहा है बी को सी की अपेक्षा 25% कम, तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। तो बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं, तो अगर सी को 4 अंक मिले होंगे तो बी को कितने मिले होंगे, 5। ठीक, अब सी और डी की बात उसने की है, क्या की है, कह रहा है सी को डी की अपेक्षा 20% कम, तो 20% का 1/, मतलब होता है 5। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो यहाँ पे उसे कम अंक मिला है, यहाँ पे अधिक अंक मिले हैं, यहाँ पे उसे कम अंक मिले हैं। तो सी को कम अंक मिलते हैं, तो डी को यहाँ पे 5 अंक मिले होंगे और सी को कितने मिले होंगे, 1 यूनिट कम, 5 से हो जाएगा। 1 यूनिट जब कम होगा तो उसके पास कितना बचेगा, 4 ऐसे। जब यहाँ पे तुम्हारे पास ए और सिर्फ डी की बात की जाए, जब तुम्हारे पास यहाँ पे हमने इसके नीचे अंडरलाइन की, ए के नीचे और फिर डी के नीचे बात की है, जब ए और डी की वैल्यू की बात की जाए तो क्वेश्चन को ऐसे करोगे। अभी हमने जो पीछे तुम्हें मेथड बताया था बराबर करने वाला, उससे तो तुम्हारा हो ही जाएगा। जब सिर्फ और सिर्फ ए और डी की बात होगी, मुझे पेपर में अपना टाइम बचाना है, तब कैसे क्वेश्चन करोगे। देखो, ए की वैल्यू कितनी है, 9, बी की वैल्यू 10, बी की वैल्यू कितनी है 5, सी की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है 4, डी की वैल्यू कितनी है 5। तो ऐसे लिख लोगे। तो हमने तुम्हें ऐसे, अगर इतना रेशियो तुम्हारे पास लिखा है, मान लो इतना हमने हटा दिया, तो ऐसे क्रॉस में हम काट सकते थे, तो इनको भी ऐसे हम काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, देखो अगर इनका हम ऐसे मल्टीपल करें, 9 गुणे 5 गुणे 4 अनुपात बनाएं, 10 गुणे 4 गुणे 5, तो 5 से ये 5 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये तुम्हारे पास 4 कैंसिल हो जाएगा,
तो जो रेशियो आएगा वो तुम्हारे पास क्या आएगा, 9 और 10 का आएगा। तो इसी वजह से यहीं पे हम अगर इसको ऐसे काट दें, 5 से 5, 4 से 4, तो देखो जो यहाँ पे रेशियो आया था वही तो रेशियो मेरे पास निकल के आ रहा है। तो जब ए और डी की बात करेगा तो ये वाली वैल्यू हमेशा ए की आएगी, इधर तुम्हारे पास डी की आएगी। तो ए की उसने वैल्यू तुम्हें दे रखी है, ए की वैल्यू उसने कितनी दी है, यहाँ पे लिख रहे हैं 9 यूनिट बराबर 360। तो 9 एका 9, 9 चौक 36, 1 यूनिट का मान कितना आया 40। मुझे कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, 10 यूनिट की चाहिए। तो 10 गुणे 40 कितना होगा 400। तो डी को कितने अंक मिले हैं 400। तो इससे आसान तरीका तुम्हारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है पेपर में। नहीं तो फिर रेशियो बराबर करो, वहाँ से क्वेश्चन करो, ठीक है। तो इसी वजह से हमने ये क्वेश्चन लिखा और मेरा क्वेश्चन इसको कराने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अगर जब ए और डी की बात करेगा इनका हम सीधे सीधे मल्टीपल कर लें लिख के, जैसे 9 10 लिखा है, फिर 9 10, बी सी 5 4 है 5 4, सी डी 4 5 है 4 5, इनका मल्टीपल गुणा, ऐसे इनका गुणा। जो गुणा आएगा वो ए और डी में रेशियो आएगा, ए डी की तुम्हें वैल्यू पता है फिर तो निकल ही आएगा। ठीक, देखते हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारे पास गया। इस टाइप के तुम्हारे कोई सा पेपर हो वनडे, सारे पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से तुम्हें करना है। करना कैसे है वो देखो। पहला, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में, यानी कि अंग्रेजी में 52% परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण का मतलब फेल रहे, और 42% गणित में फेल रहे। 52% अंग्रेजी में और 42% गणित में कैसे हुए, फेल हुए हैं। फिर कह रहा दोनों सब्जेक्ट में 17% फेल हुए हैं। तो अगर अंग्रेजी में 52% फेल होते हैं, गणित में 42% फेल होते हैं, और दोनों को मिला के 17% फेल होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ है कि जैसे 52% जो फेल हुए हैं और 42% जो फेल हुए हैं, तो इन्हीं में से 17% हैं, और इस 52 में से ही तुम्हारे पास 17% हैं। तो क्वेश्चन ऐसे करोगे, देखो सर्किल से, बेन आरेख से, इस टाइप से। तो मैथ में अंग्रेजी विषय तुम्हारे पास यहाँ पे है, क्या है, अंग्रेजी विषय में कितने फेल हुए हैं, यहाँ पे हम इसके बाहर अंदर ही लिख लो। चलो, ये 52% कैसे हैं, एफ का मतलब फेल हैं, और इस गणित में कितने फेल हैं 42%, एफ का मतलब फेल है। अब उसने कहा 17% ऐसे विद्यार्थी हैं जो तुम्हारे दोनों विषय में फेल हैं। तो इसका मतलब है कि जो 17% जो फेल हैं, तो हमने ये जो सर्किल ऐसे बनाया ना दोनों में कॉमन, तो इसका मतलब जो विद्यार्थी 17% मैथ में फेल हैं, वही विद्यार्थी तुम्हारे पास अंग्रेजी में फेल हैं, कितने 17%। यानी कि यही जो 17% वैल्यू है वही तुम्हारे अंग्रेजी वाले भी हैं और वही तुम्हारे पास गणित वाले हैं। तो दोनों मिलाकर मतलब यही हुआ है कि जो विद्यार्थी मैथ में फेल हैं 17%, वही विद्यार्थी 17% अंग्रेजी में फेल हैं। तो हम सिर्फ कहें कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में कितने फेल हैं, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में कितने प्रतिशत फेल हैं। हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, सिर्फ अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी। तो 52 माइनस 17 घटाओ, 12 में से 7 गया 5, इधर बचा 4, 4 में से 1 गया 3। तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में कितने तुम्हारे फेल हैं 35%, वो ऐसे हम लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी विषय में हम अगर बात करें तो कितने परसेंट फेल हैं 35, जो 52, जो 42, जो 70%। ऐसे ही जब हम कहें सिर्फ और सिर्फ गणित विषय में
गणित विषय में फेल। तो सिर्फ और सिर्फ जब गणित विषय की बात करें तो 42 माइनस 17 बराबर 12 में से 7 गया 5, इधर बचा 3, 3 में से गया 2। तो सिर्फ और सिर्फ गणित में कितने फेल हैं यहाँ पे तुम्हारे पास? 25%। बहुत अच्छे से समझ लो भाई। हम अगर ये कहें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी विषय में कितने फेल हैं, तब तुम क्या बताओगे? 35%। हम कहें सिर्फ और सिर्फ मैथ में कितने फेल हैं? 25%। हम कहें दोनों विषय में मैथ और अंग्रेजी में मिला के कितने परसेंट फेल हैं, तब क्या बताओगे? 17%। हम कहें दोनों विषय में मिलाकर कितने फेल हैं, तो 17%। तो मुझे सिर्फ क्या करना है? पहले फेल फेल वाले निकाल लेने हैं। और कोई भी सब्जेक्ट होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100%। तो यहाँ पे हम फेल वाले की संख्या से निकाल लें। देखो 35% तुम्हारे पास अंग्रेजी में फेल हैं, प्लस 25% तुम्हारे पास गणित में फेल हैं, प्लस 17% कितने फेल हैं दोनों विषय में मिला के। तो फेल वाली संख्या कितनी हो गई? 3 दूनी 60 और 10 70 73। कितनी बनी? 73% कैसे हैं? फेल हैं। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों विषयों में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत फेल हैं, दोनों विषयों में कुल मिलाकर कितने फेल हैं, तब क्या बताओगे? 73%। अगर वो ये कहता है कि दोनों विषय में फेल विद्यार्थी कितने परसेंट हैं, तब क्या बताओगे? 17%। ठीक। अब जब 100 में से तुम्हारे 73% फेल हैं, तो फिर पास वाली संख्या यहाँ से निकाल लोगे ऐसे। पास बराबर 100 माइनस 73 बराबर 27%। इस प्रकार से। कुछ गलत है यार जोड़ने घटाने में। ये गलत लिखा है। देखो 3 दूनी 60 10 70 77 है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर आएगा 77 बराबर 23%। तो क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारे पास 4 क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अगर वो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी विषय में फेल, तब कितना बताओगे? 35%। सिर्फ और सिर्फ गणित में फेल, तब कितना बताओगे? 25%। अगर वो कह रहा है कि दोनों विषयों में मिलाकर कितने परसेंट फेल हैं, दोनों विषयों में मिलाकर कितने परसेंट फेल हैं, तब क्या बताओगे? 17%। अगर वो कह रहा है कि कुल मिलाकर कितने परसेंट फेल हैं, तब क्या आंसर होगा? 23%। तो उसने ये पूछा है कि उन विद्यार्थियों दोनों विषयों में पास परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? 23% पास का होगा। ठीक। एक और देखते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन। देखो फिर तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है? कह रहा है किसी परीक्षा में 34% गणित में, तो ऐसे बना लो सर्किल एक। गणित में कितने परसेंट हैं? 34। और कैसे हैं? एफ का मतलब फेल। और 42% किस में है फेल? अंग्रेजी में। ऐसे अंग्रेजी लिख लो। कितना है? 42% अंग्रेजी में। अब दोनों में मिलाकर कितने परसेंट फेल हैं? 20% फेल हैं। तो अब हम तुमसे कहें कि सिर्फ और सिर्फ गणित में कितने फेल हैं, तो 34 से 20 माइनस करोगे कितना आएगा? 34 से 20 माइनस करो 14% ये कैसे आए? फेल। सिर्फ और सिर्फ गणित में। ठीक। ऐसे ही हम कहें अंग्रेजी में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में कितने परसेंट फेल हैं, तो अब 42 से 20 माइनस करो कितना बचेगा? 22% ये कैसे हैं? अंग्रेजी। ऐसे सिर्फ और
सिर्फ अंग्रेजी में फेल। ये तुम्हारे दोनों क्वेश्चन हैं, आगे कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ अगर कहे कि गणित में कितने फेल हैं तो 14%, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में कितने फेल हैं तो 22%। अब कुल फेल की संख्या कितनी हो गई देखो, 20 कुल फेल। कुल फेल प्रतिशत बराबर 34 प्लस 22 प्लस 14, 4 2 6, 4 10, 1 और 2, 2 4 3 7, 70% कैसे हैं फेल हैं। 4 2 6, 4 10 की 0, 1 और 2 3, 2 5, 5 और 1 6, तो 60% कैसे हैं तुम्हारे पास फेल हैं। तो 60% फेल हैं तो पास कितने होंगे, 100 माइनस 60 बराबर 40% कैसे हैं पास, इस प्रकार से। यहाँ पर देखो जो हम लोगों ने 34 लिखा है, 34 कितना लिखना चाहिए था, 14 लिखना चाहिए था। तो 14 ये फेल हैं, 22 इधर फेल हैं और 20 इधर फेल हैं, ऐसे 14 इधर फेल हैं, 20 इधर दोनों में फेल हैं और 22 इधर फेल हैं। तो कुल मिलाकर कितने फेल हो गए, 20 20 40 और 2 42, 42 और 4 46, 46 और 10 56% तुम्हारे कैसे हो गए फेल। अगर 56% फेल हैं तो पास कितने होंगे, 56 माइनस 100 माइनस 56, तो घटाओ इसे, 10 में से 6 गया 4, बचा 9, 9 में से 5 गया 4, तो 44% कैसे हैं पास, इस प्रकार से। वहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई लिखने में, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो फिर क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, कह रहा है किसी परीक्षा में 60% गणित में और 70% अंग्रेजी में कैसे होते हैं पास। तो ऐसे गोला बनाओ इसको बड़ा सा, एक ऐसे सर्किल बनाओ इसको भी बड़ा सा। तो जो गणित तुम्हारे पास है, गणित में कितने पास हैं, 60% पास हैं। और जो अंग्रेजी विषय है उसमें कितने पास हैं, 70% पास हैं, ठीक। अब दोनों विषय में कितने पास हैं, जैसे 50%। तो जब हम कहें सिर्फ और सिर्फ गणित में कितने पास हैं, देखो 60% गणित में पास हैं, 70% अंग्रेजी में पास हैं, 50% दोनों में पास हैं। तो हम कहें सिर्फ और सिर्फ गणित में कितने पास हैं, तो 60 में से 50 घटाओगे कितना बचेगा, 10% जो कैसे हैं पास। हम कहें अंग्रेजी विषय में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी विषय में कितने पास हैं, तो 70 माइनस 50 कितना बताओगे, 20% पास, ठीक। कितना है 20% पास। तो अब यहाँ पे उसने पूछा क्या है, कह रहा है कि दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। यही चीज़ अभी हमने तुम्हें बताई थी, इस दोनों क्वेश्चन में हमने यही बात तुम्हें बहुत स्पेशली बताई है। तो यहाँ पे वो यही पूछ रहा है कि दोनों विषयों में पास होने वाले कुल कितने % विद्यार्थी हैं। तो देखो 50 तो ऐसे हैं जो इसमें भी पास हैं और इसमें भी पास हैं, तो 50 हो गए। 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ गणित में पास हैं, 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ
अंग्रेजी में पास हैं। तो कुल हमें पास का परसेंटेज जब चाहिए तो क्या करोगे, सबको जोड़ना है फिर। तो कुल बराबर 50% प्लस 10% प्लस 20%। तो 10, 20, 10, 30 और 50, 80। तो कुल मिलाकर तुम्हारे पास पास होने का कितना परसेंट बना, 80%। इस प्रकार से। ठीक, अभी और क्वेश्चन इसका है, बहुत मस्त क्वेश्चन, देखो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखो है तुम्हारे पास, क्या कह रहा, किसी परीक्षा में 85% गणित में। तो गणित में तुम्हारे कितने हैं, 85%। कैसे हैं ये तुम्हारे पास, पास हैं। और अंग्रेजी विषय में कितने पास हैं, 80%। 80% पास हैं। दोनों विषय में कितने पास हैं, ऐसे 75%। कितने हैं, 75%। तो देखो 75% अगर पास, इसमें गणित में 85% पास हैं, और तुम्हारे दोनों में 75% पास हैं, तो सिर्फ और सिर्फ गणित में कितने पास होंगे, 10%। ऐसे ही अंग्रेजी में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी की बात करोगे तो 80 माइनस 75 कितना होगा, 5%। ये कैसे होंगे, पास। 5% कैसे हैं, पास। तो कुल पास तुम्हारे पास कितने हो गए अब, कुल पास प्रतिशत बराबर 75 और 5, 80 और 10, 90% हमारे पास कैसे हो गए, पास। चलो ऐसे लिखते हैं, 75 प्लस 10% प्लस 5% बराबर 90। तो 90% जब तुम्हारे पास पास होंगे तो फिर फेल कितने होंगे, फेल 100 माइनस 90 करो कितना आएगा, 10%। इस प्रकार से। अगर हम यहीं पे ऐसे और थोड़ा सा क्वेश्चन को उससे बढ़ा दें, तो फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत की जगह पर हम सेकंड क्वेश्चन ऐसे लिख दें यहाँ पे, फेल होने वाले छात्रों की संख्या 45 हो तो पास होने वाले छात्रों की संख्या होगी। ठीक, क्या लिखा है, फेल होने वाले छात्रों की संख्या 45 हो तो पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो फेल होने वाले छात्र कितने परसेंट हैं, प्रतिशत में 10 हैं। तो यही जो 10% है वो किसके बराबर होगा, 45 के। तो 1% की जब वैल्यू निकालोगे तुम्हारे पास कितनी आएगी, 45/10। तो मैं पास होने वाले हैं कितने परसेंट तुम्हारे, 90% हैं। तो 90% की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 9 अपना 45 के 5, 9 चौक 36, 36 और 4 40। तो कितने हमारे पास थे, 405 पास होने वाले थे। 9 अपना 45, 5 हासिल 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% गणित में और 75% अंग्रेजी में पास हुए। तो ऐसे सर्किल बनाओगे इस टाइप से दो। तो गणित में यानी कि मैथ में तुम्हारे 60% हैं, और अंग्रेजी विषय में 75% हैं। कैसे, पास। ये भी कैसे हैं, पास। और कह रहा है 25% दोनों में फेल हैं। तो एक चीज़ बताओ, कोई भी सब्जेक्ट होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो जब 60% पास हैं तो इसमें फेल कितने रहे होंगे, तो इस विषय में फेल संख्या कितनी होगी, 60।
हमने क्या बताया, हर एक सब्जेक्ट जो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो अगर 60% पास हैं तो उसमें फेल कितने परसेंट होंगे? कितने होंगे? 40%। ठीक, तो 40% तुम्हारे ये कैसे हैं, फेल हैं। ऐसे ही 75% अगर तुम्हारे पास हैं तो उसमें फेल कितने होंगे? 25% इसमें कैसे होंगे, फेल होंगे। तो अब इसकी बात हम हटा दें, इसको भी यहाँ से इससे हटा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, 25% दोनों में उसने बताया कैसे हैं, फेल हैं। 25% दोनों में फेल हैं। तो जब ये 40% तुम्हारे पास ऐसे फेल हैं, ये तुम्हारे पास 25% ऐसे फेल हैं, तो अब पीछे जैसा क्वेश्चन तुम्हारे पास बन गया, ये भी फेल हैं, ये भी फेल हैं, ये भी फेल हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मैथ में तुम्हारे पास जो फेल होंगे वो कितने होंगे, 15%। सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में जो तुम्हारे पास फेल होंगे वो कितने होंगे, 0%। तो कुल फेल की संख्या तुम्हारे पास कितनी आएगी, तो 25% प्लस 15%, तो 30-40% ये तुम्हारे पास कैसे हैं, फेल हैं। जब 40% फेल हैं तो तुम्हारे पास कितने परसेंट होंगे, 60% कैसे होंगे, फेल। अगर नहीं पता है भैया तो 100 माइनस 40 बराबर 60% कैसे हैं, पास। कैसे हैं, पास। तो पास की संख्या उसने शायद दे रखी है, हाँ 240 उम्मीदवार कैसे हैं, पास। तुम्हारे अकॉर्डिंग पास परसेंटेज में कितने हैं, 60। तो यही 60% बराबर किसके होगा, 240 के। तो 0 से 0, 6 6 चौक 24, तो 1% की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, 4। तो हमारे पास स्टूडेंट थे कितने, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 गुणे 4 बराबर 400 तुम्हारे पास क्या थे, कुल उम्मीदवार थे। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ख़त्म नहीं समाप्त करते हैं। ख़त्म तो कोई चीज़ फिर हमेशा के लिए ख़त्म ही हो जाती है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म समाप्त करते हैं। फिर कल इसी का जो सेकेंड पार्ट है, फेल और पास से संबंधित, उसको हम करेंगे। ये तुम्हारा इस प्रकार का टॉपिक है, हर एग्जाम में तुम्हें कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसका मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ना और अपनी कॉपी में नोट करना, जो तुम्हें लगे कि हाँ अगर मेरे नोट करने लायक है। तो नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। जब तक कोई भी स्टूडेंट अपना खुद का नोट्स खुद नहीं बनाएगा और खुद वो क्वेश्चन को नहीं करेगा, तब तक वो पढ़ता रहे, स्किप करता रहे तो स्किप ही करता रहे। तो क्या तुम्हें करना है, अपनी खुद की कॉपी या नोट्स बनाना है, तैयार करना है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं।